नमस्कार साथियों, मैं मंजित भास्कर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिखर एकेडमी में। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी का एग्जाम जो है मार्च अप्रैल के समथिंग हो जाएगा, तो उसी के आधार पर हम आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो एनटीपीसी के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें सोल्व करेंगे। आज हम जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जा रहे हैं, वह 10/1/2021 का यानी कि जो सेकंड शिफ्ट में पेपर आया था वो वाला। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं इसी से ही अपना पहला क्वेश्चन। भाई हमारा जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि एक त्रिभुज एबीसी का जो आधार है, आधार बीसी डी पर इस प्रकार विभाजित है कि बीडी बराबर है डीसी का आधा। जो बीडी है वो डीसी का आधा है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल का कितना है? ठीक है जी, कितना गुना है। तो भाई अगर मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं, पहले हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है जी, तो ये रहा हमारा पहला एक त्रिभुज, ये त्रिभुज रहा। अगर हम इस त्रिभुज के नाम की बात करें, इसके नामकरण करें, तो इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं हम ए बी सी। क्या रख देते हैं भाई? ए बी और सी। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। अब वो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी डी पर इस प्रकार विभाजित है कि बी डी डी सी का आधा है। तो भाई जो डी बी डी है, मैं यहां से यहां तक खींच देता हूं। लो, इसने कहा कि ये है डी, ये क्या है भाई यहाँ पे? डी। और ये जो BD है ना, इस DC का आधा है, इस पूरे DC का आधा। अगर मैं कहूं ये 2 है ना, तो सीधी सी बात है कि ये 1 होगा। ठीक है भाई, देखो BD जो है इस DC का आधा है, तो सीधी सी बात है कि ये वाला 1 होगा। अब वो कह रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का कितना होगा। अच्छा भाई, एक काम और कर देते हैं हम, इसमें एक छोटा सा काम और कर देते हैं। मैंने यहां से यहां तक लंब डाल देता हूं। ये लंब जो है ये 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं यह है H। अब देखो, अगर मैं त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल की बात करता हूं, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पूरे का आधार है 3, 2 और 1 3, और पूरे की ऊंचाई है h। तो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2, और आधार है पूरे का 3 और ऊंचाई है h। ऐसे भाई अगर हम बात करते हैं ए डी सी के क्षेत्रफल की, किसकी? ए डी सी के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा? 1/2, आधार पूरे के आधार की अगर डी और सी के आधार की बात करें तो 2 होगा, और ऊंचाई की बात करें तो h होगी। और यही पूछा था हमसे कि ए बी सी का क्षेत्रफल जो है एडीसी के क्षेत्रफल का कितना गुना है, यानी कि जो ये क्षेत्रफल है ना, इसका कितना गुना है, जिसके साथ तुलना होती है वो हमेशा नीचे रखा जाता है। तो हमने क्या किया, इसके क्षेत्रफल को डिवाइड कर दिया। तो भाई h से h कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, केवल हमारे पास बचा कितना? 3/2। और ये पूछा था कितना गुना है, तो 3/2 गुना है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आपको लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 17 है, b बराबर 15 है, c बराबर माइनस का 128 का 1/4 है। भाई माइनस का 128 का 1/4 लिखा हुआ है ना, ऐसे काट के लिख देते हैं। 4 × 12, 4 × 8, माइनस का 32 कर देते हैं सीधा सीधा। तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc का मान कितना होगा? भाई आप लोगों ने सभी नहीं एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c, और उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। कुछ ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। ठीक, अब अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो भाई अगर इसका a प्लस बी प्लस सी किसी कारणवश 0 हो जाए, यदि इसका a प्लस बी प्लस सी किसी कारणवश 0 हो जाए, और भाई अगर ये 0 होगा, जब इस 0 के मल्टीप्लाई में होगी तो पूरा भी 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि उस कंडीशन में a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc की जो वैल्यू होगी भाई वो भी हमारी 0 होगी, बिल्कुल 0 होगी। ठीक है, क्योंकि ये 0 हो गया तो पूरे की 0 हो जाएगी। अब हम यही वाले बिल्कुल जो कंडीशन है इसमें अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम बात करें a की वैल्यू 17 है, b की वैल्यू 15 है, 17 और 15 32 आ गया, यानी कि a प्लस बी कितना आ गया भाई हमारा? a प्लस बी आ गया हमारा 32, a प्लस बी हमारा आ गया 32। ठीक है जी, a प्लस बी हमारा आ गया 32। अब देखो a प्लस बी 32 है, और c को भी अगर मैं इसमें जोड़ दूं, अगर मैं इसमें c भी ऐड कर देता हूं, वो दे रखा है माइनस का 32, लेकिन ये तो कट के 0 हो जा रहा है, ये तो पूरा कट के 0 हो जा रहा है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो इस पूरे की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी भाई? फिर 0 हो जाएगी। यदि a प्लस बी प्लस सी किसी कारणवश 0 हो जाता है तो इसकी पूरे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों का कुछ इस प्रकार से है। क्या
कि 3 पुरुष और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जब एक पुरुष को एक लड़के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, वो कहना चाह रहा है कि जब एक पुरुष को हटा के एक लड़के को उसकी जगह रख दिया जाए तो कार्य 12 दिन में पूरा हो जाता है। जो काम है वो पूरा कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिन में हो जाता है। 2 पुरुष और 2 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये बात आप लोगों से पूछी गई है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। उसने कहा है कि 3 पुरुष के लिए हम लगा देते हैं और प्लस 3 लड़के यानी कि 3 बॉय एक काम को कितने दिन में कर देंगे भाई? 10 दिन में। फिर उसने कहा कि जब हम एक पुरुष को हटा देते हैं और उसकी जगह एक लड़के को लगा देते हैं, तो जब एक पुरुष हटाकर 3 में से एक चला जाएगा तो कितने रह गए? 2 पुरुष रह गए। और हमने इस 3 में एक लड़के को बढ़ा दिया तो कितने हो गए? 4 लड़के हो गए। और इन्होंने जो मिलकर काम कर दिया भाई, इन्होंने मिलकर काम कर दिया 12 दिन में। कितने दिन में कर दिया? 12 दिन। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये भी काम है, टोटल ये भी काम है। तो 2 पंजे 10 और 2 छिक 12। ठीक है, 2 पंजे 10 2 छिक 12। जब मैं 5 गुणा करूंगा, 5 तिया 15, 15 एम तो ये हैं और 6 दूनी 12, 12 एम ये है। तो 12 इधर आकर माइनस का होगा, 15 में से 12 गए, कितने बचे भाई? आपके 3 आदमी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही जब मैं इसकी गुणा करूंगा तो 5 तिया 15 और 6 चौक 24, तो 24 में से 15 घटाएंगे तो 9 बॉय आ जाएंगे आपके। कितने आ गए? 9 लड़के। तो हम कह सकते हैं, तो 3 से जब काटेंगे तो 1 एम बटे इसे बी कुछ के अपोन में रखेंगे और 3 तिया 9, यानी कि एक आदमी की जो एफिशिएंसी है वो 3 है भाई, और एक लड़के की एफिशिएंसी जो है वो 1 है। आदमी की एफिशिएंसी 3 है, यानी कि आदमी लड़के से 3 गुना काम करता है, उसकी एफिशिएंसी 3 है। मतलब कि अगर ये ऐसा मान लो कि अगर ये 1 ईंट लगा रहा है ना, कोई दीवार बनाने के लिए 1 ईंट लगा रहा है, तो इतने समय में वो 3 ईंट लगा देगा। ठीक है। अब जहां आपकी मर्जी है, जो उसमें आप वैल्यू रखना चाहते हो, इस वाली कंडीशन में रख लो चाहे इसी वाली कंडीशन में रख लो, आप लोगों की मर्जी है। अब अगर मैं इस वाली कंडीशन के हिसाब से रखूं तो 3 तिया 9 भाई, देखो जहां पे m दिखाई देगा ना मुझे, मैं वहां पे 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि अगर एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है तो 3 आदमी की हो जाएगी 9, 3 आदमी की 9 हो जाएगी। ऐसे एक लड़के की एफिशिएंसी 1 है तो 3 की कितनी हो जाएगी? 3 ही हो जाएगी। तो 9 और 3 12 जो है वो कितना काम हो रहा है? 5। तो यानी कि 12 पंजे 60 काम हो रहा है। 12 पंजे कितना काम हो रहा है? 60 काम हो रहा है। और इसी बात को कह रहा है कि 2 पुरुष और 2 लड़के, तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6। ऐसे एक की कितनी है? 2 1, और 2 लड़कों कितनी हो जाएगी? 2, तो 6 और 2 8। तो 8 जो है वो कितने दिन में कर देंगे? ठीक है। बस आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी कि जहां पे भी m दिखाई देगा वहां पे 3 रखना है, जहां पे भी b दिखाई देगा वहां पे 1 रखना है। एक काम करते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। उसके बाद कुछ गलत हो गया शायद, ये हो गया था 12, अच्छा सॉरी ये 5 नहीं था, ये 5 नहीं था क्योंकि यहाँ पे 10 दिया हुआ था ना। ठीक है, यहाँ पे 10 दिया हुआ था, ये रहा। ठीक है, हमने 5 रख दिया था गलती से, लेकिन यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 5 तिया 15, तो यानी कि कुल मिलाकर जो वैल्यू आ गई 15, यानी 15 दिन में उस काम को खत्म कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं भाई? 15 दिन में उस काम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? समझ में आया? अगला देखते हैं इसी। अब वो कह रहा है कि 30 अंकों की एक गणित की परीक्षा में 40 छात्रों की कक्षा ए का जो औसत अंक है वो 23 है। ठीक है भाई। और समान परीक्षा में 45 छात्रों की कक्षा बी का जो औसत अंक है वो 22 है। दोनों कक्षाओं के औसत अंक और कक्षा ए के औसत अंक का अनुपात पूछा है। उसने कहा है कि यदि आप दोनों कक्षाओं के औसत अंक निकाल लो पहले, और कक्षा ए का तो औसत अंक हमारे पास है ही, तो कुल मिलाकर हमें जो काम करना है ना, दोनों कक्षाओं के औसत अंकों को निकालने का काम करना है। बाकी सारी चीजें तो हमारे पास दे ही रखी है, क्योंकि हमें ए के औसत अंक की आवश्यकता नहीं है निकालने की, क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी है। अगर मैं अच्छा औसत कैसे निकालते हैं? औसत निकालने के लिए क्या क्या करते हैं? योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। ठीक है जी, योग बटे संख्या, ये होता है औसत। क्या होता है भाई? ये औसत होता है, योग बटे संख्या। अब होता क्या है कि अगर मैं इस 40 और इस 23 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि छात्रों की संख्या की गुणा कर दूं, किसमें? औसत अंक में। छात्रों की संख्या गुणा कर दूं औसत अंक में, तो योग निकल जाएगा भाई। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास ए का योग आएगा ना, ए का योग कितना होगा भाई? 23 चौका 92, यानी कि 920 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 920। ऐसे ही अगर मैं 45 की गुना 22 में करता हूं तो बी का योग मिल जाएगा, बी के टोटल अंकों का योग मिल जाएगा। तो कितना योग आ जाएगा भाई? 45 दूनी 90 और 45 दूनी 90 और 9 99, 990 ही आ गया। ठीक है भाई। तो ए और बी का जो औसत ए और बी का जो योग निकला, ए का तो निकला 920, बी का निकला 990। अब अगर मैं a प्लस बी का योग लूं,
ए प्लस बी का योग लूं तो कितना आ जाएगा 0, 9 2 11, 9 9 18 19, कुल मिला के ए और बी का जो योग है वो 1910 आ गया। ठीक है जी, 1910। अब वो कह रहा है कि मुझे तो इसका औसत चाहिए था, योग से तो हमें कोई मतलब ही नहीं था, योग तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए औसत। तो योग तो निकल गया, लेकिन ये जो ये योग होगा ना वो किस चीज की सहायता करेगा हमें, वो करेगा हमें औसत निकालने की। क्योंकि अगर हम योग की बात करें 1910 है, जबकि जो टोटल संख्या है कुल 40 से है 45 से है, कुल मिलाकर संख्या होगी 85। ठीक है जी, 40 से 45 से कुल संख्या होगी 85। तो योग बटे संख्या औसत निकल गया, और ये तो a प्लस बी का औसत आया, और पूछा में दूसरा किसका था, दूसरा कहा था कि a का औसत, a और b का औसत, और दूसरा a का औसत का। तो a का औसत का अनुपात कितना हो जाएगा 23, कितना आ गया 23। लो जी, अब देखो हम इसे ना 5 से काट देते हैं, 5 से जब काटोगे 5 या 15, यहाँ पे लिख देता हूँ 5 या 15। ठीक है जी, उसके बाद आपका 4 बचा, 5 8 40, 5 2 10, 382 आ गया। जब 5 से काटेंगे 17 12, और इस 17 के गुणा ना यहाँ कर देंगे भाई, कितना आ जाएगा 17 × 51, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, यानी कि 382 अनुपात 391 आपका सही आंसर हो जाएगा, 382 अनुपात 391। ठीक है भाई, समझ में आया, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक कारखाने में उत्पादित खिलौनों में से 20% दोषपूर्ण थे। दोषपूर्ण का मतलब उनमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी। ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी। फिर वो कह रहा है और शेष में से 25% खराब थे, यानी कि जो बचे हुए खिलौने हैं ना 20% तो खराब थे, मतलब दोषपूर्ण थे ही, कुछ ना कुछ कमी थी, लेकिन उससे अलग जो बचे हुए थे उनमें से 25% खराब थे। यदि 4800 टोटल खिलौने अच्छी स्थिति में थे तो बताओ कि उत्पादित खिलौनों की कुल संख्या क्या थी। अब मैं कह देता हूं, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ना कुल मिलाकर मैंने 100 खिलौने तैयार किए थे। कितने खिलौने तैयार किए थे भाई, 100 खिलौने तैयार किए थे। लेकिन इन 100 खिलौनों के साथ हुआ क्या कि इसमें 20% दोषपूर्ण निकल गए। भाई मैं कह सकता हूं कि 20% अगर मेरे खराब निकल गए तो इसका मतलब 80% जो यानी कि 80 खिलौने थे वो तो सही रहे होंगे। ठीक है भाई, 100 में से अगर 20 खराब भी है तो 80 सही रहे होंगे। फिर वो कह रहा है कि जो ये 80 है ना भाई, आपके ये 80 है, इन 80 में भी 25% खराब है, यानी कि इन 80 का भी 25% खराब है। अगर 80 का 25% खराब है तो सीधी सी बात है कि 75% बिल्कुल अच्छी हालत में रहे होंगे, अच्छी हालत में रहे होंगे। तो इस बात का मतलब है कि इसका जो 75% है वो बिल्कुल अच्छी हालत में रहा होगा, और 75% यानी कि इसकी टोटल वैल्यू, ये भी देखो ये पूरे ना बिल्कुल हमारे अच्छी स्थिति के खिलौने हैं। इन सब की जो वैल्यू दे रखी 4800 दे रखी भाई, कितनी दे रखी 4800। एक काम करते हैं, 25 या 75 काट देते हैं और 25 चौका 100 काट देते हैं, ऐसे ऐसे काट देते हैं, 4 दूनी 8। ठीक है जी, तो 2 तिया 6, 60 आ जाएगा, और 6 8 48, यानी कि 80 आ गया हमारा। ठीक, एक की वैल्यू कितनी आ गई 80, और हमने टोटल मान के कितने चले थे 100, तो कुल मिलाकर हमारे जो खिलौने थे वो 8000 उत्पादित किए थे हमने, जिसमें से हमारे कुछ खराब हो गए और कुछ त्रुटिपूर्ण निकल गए। जो बचे हुए थे हमारे पास वो सही कंडीशन में बिल्कुल 48 थे, लेकिन बनाए थे हमने कुल मिलाकर 8000 खिलौने। ठीक है, कुल मिलाकर कितने खिलौने तैयार किए थे भाई हम लोगों ने 8000 खिलौने। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि रहीम ने 20 किलोग्राम संतरे 45 रुपए किलोग्राम की दर से खरीदे। ठीक है जी, उसने कहा कि मैं 20 किलोग्राम संतरे खरीदूंगा, जिनमें से 1 किलोग्राम का जो मूल्य होगा वो होगा 45 रुपए, यानी कि कुल मिलाकर जो खरीदेगा 900 रुपए के संतरे खरीद लेगा। ठीक है, 45 दूनी 90, 900 रुपए के संतरे खरीद लिए। अगर 1 किलोग्राम 45 रुपए के हैं तो 20 किलोग्राम 900 रुपए होंगे, सीधी सी बात है। फिर वो कह रहा है कि और उन्हें 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि इस दौरान उसके 1.5 किलोग्राम संतरे जो है वो खराब हो गए। क्या हो गए, खराब हो गए। तो आपसे जो पूछा गया है वो खराब हो गए, उसने खराब संतरों को भी 10 रुपए के हिसाब से बेच दिया, 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया। तो उसका परिणामी जो लाभ या हानि प्रतिशत है वो बताना है भाई हमें। क्या बताना है, लाभ या हानि। अच्छा एक बात बताओ, हम सीपी लिख देते हैं, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कि अगर सीपी की बात करें तो भाई 45 रुपए प्रति किलोग्राम खरीद देते, और 1 किलोग्राम थे तो 45 रुपए के थे, 20 किलोग्राम हो जाएंगे 900 रुपए के, 45 दूनी 90। ठीक है, यानी कि 45 किलोग्राम जो आपके 20 किलोग्राम जो है आपके 45 के हिसाब से 900 रुपए के पड़ गए। अब वो कह रहा है कि और उन्हें 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। तो खुद सोच के देखो ना भाई कि क्या वो 54 रुपए के हिसाब से सारे के सारे संतरे बेचेगा क्या, क्योंकि 1.5 किलोग्राम तो खराब कर चुका।
तो अब उसके पास अगर हम एसपी की बात करें भाई, अगर हम एसपी की बात करें तो 1.5 किलोग्राम वो पहले खराब कर चुका, तो जब उसके 1.5 किलोग्राम खराब हो गए तो बचे कितने उसके पास बचे भाई कुल मिलाकर 18.5 किलो। ठीक है, कितने बचे? 18.5 किलो। यही संतरे बेचा का, क्या रेट बेचा का? ये बेचा का 54 के हिसाब से। कितने रुपए के हिसाब से भाई? 54 के हिसाब से। ठीक है, अब अगर हम इसके मल्टीप्लाई करें, पहले 18 गुणा कर देते हैं, 1800 के 72 आ गया भाई। ठीक है जी, और 18 पंजे 90, 90 और 7 97। ठीक है जी, 90 और 7 97 यानी कि 972 के तो 18 किलो हो गए। आधा किलो जो है वो कितने हो गए? 54 का आधा हो जाएगा, प्लस 27 के ही हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो उसका एसपी आ गया, कुल मिलाकर एसपी आ गया 729 999 रुपए के उसने संतरे खरीद बेच दिए। ठीक, ये वाले तो उसने बेच दिए, ये वाले उसने खरीद रखे थे। अब हुआ क्या, ये एसपी है इसका, लेकिन अगर एसपी की बात करें ना, उसने जो उसके खराब संतरे थे 1.5 किलोग्राम वो 10 के हिसाब से बेच दिए, यानी कि 1 किलोग्राम 10 रुपए के हैं, तो 1.5 किलोग्राम कितने के हो जाएंगे? 1.5 किलोग्राम हो जाएंगे भाई 15 रुपए के। ठीक है, 1.5 किलोग्राम कितने के हो गए? 15 के। 10 की गुणा 1.5 करेंगे 15 के। तो अगर हम बात करें कुल मिलाकर जो उसका एसपी पड़ गया ना, अब वो हो गया 1014 रुपए। ठीक है जी, कितना आ गया भाई? 1014 रुपए के। अब एक बात सोच के देखो ना कि भाई 900 रुपए का सामान आप खरीद के लाए थे, आपने खराब खरोब करके भले 1.5 किलो खराब भी कर दिए आप लोगों ने, लेकिन आपने तब भी 1014 रुपए के बेच दिए। तो 900 रुपए का सामान 1014 रुपए में बेच रहे हो, तो कुल मिलाकर आप 114 रुपए का लाभ ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो? भाई 114 रुपए का लाभ ले पा रहे हैं। 114 रुपए का लाभ हमेशा देखो, लाभ या हानि हमेशा जो होती है वो सीपी पे होती है, यानी कि 900 रुपए पे हो। किस पे होगी भाई? 900 रुपए पे। और हम यहाँ प्रतिशत वाला 100 लगा दें। तो एक काम करो, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं भाई, 9 से काट देते हैं इसे, 9 ही कम 9, उसके बाद बचा कितना? 2, 9 दूनी 18। ठीक है जी, बचा कितना? 6 और बटे 9, 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, सॉरी 2 से 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि 12 से ही 2/3% का वो लाभ ले जा रहा है। कितना का ले जा रहा है? 12 से ही 2/3% का लाभ। आगे चलते हैं भाई, ये कह रहा है कि 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से एक ही समय पर विपरीत दिशा में चलने वाली ट्रेन, 2 ट्रेनें एक दूसरे से एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं, उनकी गति का अनुपात क्या होगा? भाई देखो, उसने कहा कि 2 स्टेशन है, मान लो एक स्टेशन का नाम मैं ए रख देता हूं, एक स्टेशन या एक रेलगाड़ी का नाम ए रख देते हैं, एक रेलगाड़ी का नाम बी रख देते हैं, इनके बीच की जो दूरी है भाई वो कुल मिलाकर 200 किलोमीटर है। कितनी है? 200 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि जो ए है वो इधर से चलेगी और जो बी है वो इधर से चलेगी, ये इधर से चलती जा रही, ये इधर से चलती जा रही। अब हुआ क्या, दोनों एक ही समय पे चली, और जब एक ही समय पे चली तो एक समय पे आके मिल भी गई। अब जब मिल गई तो उसने कहा एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूरी पे मिले हुए, यानी कि यहाँ से 110 है तो टोटल 200 थी, तो दूसरे वाली 90 चली होगी नहीं, उतने ही समय में, यानी कि 110 किलोमीटर चली, उतने ही समय में 90 किलोमीटर चली। मान लो अगर समय टी था, तो ये तो पूछा कि इनका रेशो बताओ कितना होगा, क्योंकि दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे समय चाल, दूरी बटे समय चाल, टी से टी तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी 11:9। अच्छा, इस चीज को देख के ना एक बात और समझ में आई होगी आप लोगों के, कि यदि जो दूरी है या यदि समय बराबर है तो जो दूरी का अनुपात होता है वही चालों का अनुपात होता है। यदि समय बराबर हो तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चालों का अनुपात होगा। तो आप लोगों का जो आंसर आ जाएगा 11:9, पहले वाला आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? पहले वाला आंसर। ठीक है, ओके। आगे ये कह रहा है कि ए और बी ने समान अवधि के लिए समान धनराशि उधार ली, मतलब कि जितना ए ने लिया पैसा उतना ही बी ने लिया पैसा। ठीक है जी, ए ने प्रति वर्ष 8% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया, बी ने अर्धवार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया। ठीक है जी, अच्छा ये ना अर्धवार्षिक, अच्छा ठीक है, अर्धवार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया। एक वर्ष के अंत में बी के ब्याज और ए के ब्याज का अनुपात बताना कि एक साल में जो बी का ब्याज है और जो ए का ब्याज है वो कितना कितना होगा। भाई ऐसा मान लेते हैं कि हमें ना, अगर हम पहले ए की बात करें तो इसे ना 8% मिल रहा है। क्या मैं 8% को ऐसे बोल सकता हूँ 8/100, यानी कि 100 पे 8 रुपए का ब्याज मिल रहा है। क्लियर है भाई? अगर ए साधारण ब्याज की दर पे ले रहा है 8% की दर पे, तो 100 रुपए पे 8 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यानी कि 8 रुपए का ब्याज ले रहा है वो कुल मिलाकर। हम ये कह सकते हैं 100 रुपए पे 8 रुपए का ब्याज। अब हम बी की बात कर लेते हैं। बी पहले कह रहा है कि अर्धवार्षिक है भाई, बी जो है अर्धवार्षिक 5% है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया गया। तो इसकी जो 5% है, अगर हम इसे सक्सेसिव के हिसाब से लिखें तो 5
प्लस 5 गुणा 5/100, ठीक है जी। तो 5 और 5 10, 5 5 25, यानी कि 10.25% प्रतिशत वाला 100। लो जी, अब देखो दोनों की जो धनराशि थी वो बिल्कुल भाई सेम थी। दोनों की धनराशि की बात करें तो सेम थी। इसकी धनराशि 100 रुपए, इसकी धनराशि 100 रुपए। अब आप अगर देखोगे तो ये है 10.25, यानी कि इसे मिल रहे हैं 10.25 रुपए ब्याज के रूप में और इसे मिल रहे हैं 8 रुपए ब्याज के रूप में। अब पूछा है कि बी के ब्याज और ए के ब्याज का अनुपात बताना, तो भाई इसे 8 बटे, देखो इसे मिल रहे हैं कितने, 8 रुपए, इसे कितने मिल रहे हैं 10.25 रुपए ब्याज के रूप में, ठीक है। एक काम करो, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये काटना पड़ेगा, अनुपात में है। तो 25 से काट दो, 25 चौका 100 और 25 से कम 25 और 25 चौका 100, इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 4 अठे 32 अनुपात 41। यही पूछा था आप लोगों से कि बी और ए के ब्याज का अनुपात बताना, लेकिन ये हमने ए बी का निकाल लिया, ये हमने ए बी का निकाल दिया, कोई बात नहीं, इसे उल्टा कर लेते हैं। बी अनुपात ए बराबर हो जाएगा 41 अनुपात 32। ये है हमारा ए अनुपात बी, ठीक है जी। ये ए अनुपात बी है, ये बी अनुपात ए है। देखो ऑप्शन में दोनों मिलेंगे आपको, 32 41 भी है आपके पास और 41 32 भी है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि पहले किसके बारे में बात की गई, पहले बात की गई बी के बारे में। बी कौन सा था हमारा, ये वाला 41 वाला, और ए कौन सा था 32 वाला। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 41 अनुपात 32 आ जाएगा, ठीक है भाई। हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 41 अनुपात 32। चलिए भाई आगे देखते हैं इसे। अच्छा, ये है कि कोट ए बराबर 1/√3 है, तो 1 माइनस कोस 2a बटे 1 प्लस कोस 2a का मान कितना होगा। तो भाई एक बात देखते हैं कि अगर ये कोट ए है और 1/√3 है, तो 1/√3 है वो किस में होती है, वैल्यू 60 में होती है भाई। यानी कोट ए की जो कोट 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है, 1/√3 सॉरी 1/√3 होती है। तो हम क्या करते हैं कि जहां पे कोस 2a दिखाई दे रहा ना, वहां पर ना ए की जगह ना सीधा सीधा हम 60 पुट कर देते हैं। तो 60 ऐसे लिख देता हूं, 1 माइनस कोस, क्या मैं 60 को ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि 2 गुणा 60 लिखा हुआ है, तो 60 दूनी 120 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, 60 दूनी 120 ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। 1 प्लस कोस 60 दूनी 120, ये भी 120 आ गया, ठीक है जी। अब देखेंगे, अब देखते हैं एक सेकंड रुकना, लो। अब हम क्या करते हैं, हमने इसे तोड़ के लिख देते हैं। क्या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस कोस 90 प्लस 30 लिख सकते हैं भाई, 90 प्लस 30। ऐसे ही 1 प्लस कोस 90 प्लस 30, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें 90 प्लस 30 जो होता है द्वितीय चतुर्थांश में आता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन और उसका उल्टा कोसेक ही प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो यहाँ से वैल्यू निकलेगी वो माइनस में निकलेगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 1, देखो यहां से निकलेगा 1 माइनस का साइन थीटा का मतलब हो साइन 30। तो ये जो माइनस है नहीं अलग से है, जब इस माइनस की मल्टीप्लाई में होगी तो हो जाएगा प्लस का साइन 30, ठीक है भाई। 90 प्लस थीटा साइन थीटा। उसके बाद ऐसे 1 यहाँ पर वही माइनस का साइन निकलेगा और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो माइनस का साइन 30 हो जाएगा भाई ये भी। अब देखो 1 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ऐसे इसे लिखेंगे 1 माइनस 1/2। तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 तो यही हो गया, 2 एकम 2 और 1/2, यानी कि 1 में से आधा गया आधा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल आंसर कितना बचा आपका 3। आपका आंसर कितना आ गया 3, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है भाई। आपका जो आंसर हो गया वो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 4 3। चलिए अब देखो इसमें कहा गया है अगले क्वेश्चन में, एक पानी की टंकी 3 सेंटीमीटर मोटी है। एक जो पानी की टंकी है भाई वो 3 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर से बनी है। टंकी ऊपर से खुली हुई है, इसका बाहरी जो आयाम है 1.36 मीटर है और 1.06 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 0.83 मीटर है। 50 पैसे प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से टंकी के आंतरिक पृष्ठ की रंगाई की लागत कितनी होगी। यानी कि अगर हम अंदर चलेंगे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, एक सेकंड रुकना। देखो मान लो आपके पास ये टंकी है, ठीक है, ये मान लो आपके पास टंकी है ऊपर से खुली हुई है, ठीक है। अब उसने कहा कि जो इसकी जो इसकी टंकी की मोटाई है, यानी कि जो एल्यूमिनियम की चादर की बनी हुई है 3 सेंटीमीटर है। अब एक बात सोचो
भाई ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर। जब मैं 3 सेंटीमीटर इधर से घटाऊंगा, 3 सेंटीमीटर इधर से घटाऊंगा तो कुल मिलाकर 6 सेंटीमीटर कम होगी, तभी तो मैं अंदर पहुंचाऊंगा, क्योंकि अंदर पेंट कराना, बाहर नहीं पेंट कराना, अंदर की साइड में पेंट कराना। तो 3 सेंटीमीटर इधर से घटा 3 सेंटीमीटर इधर से, यानी कि लंबाई में से 6 सेंटीमीटर कम हुआ। ऐसे चौड़ाई 3 सेंटीमीटर इधर से, 3 सेंटीमीटर इधर से, कुल मिलाकर चौड़ाई में भी कितनी कमी हुई 6 सेंटीमीटर की। लेकिन ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई तो ऊपर से खुली हुई है भाई, अगर ये ऊपर से खुली हुई है तो केवल 3 सेंटीमीटर ही घटेगा, ये नीचे वाला ऊपर वाला नहीं घटेगा। तो यानी कि लंबाई चौड़ाई में से 6 सेंटीमीटर घटाना और ऊंचाई में से कितना, केवल 3 सेंटीमीटर घटाना है। अब एक काम कर लेते हैं भाई, हम इसे लिख देते हैं, अगर लंबाई की बात करें, लंबाई ये कुल मिलाकर 1.36 मीटर दे रखी, इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 136 सेंटीमीटर आ गया भाई। ऐसे ही चौड़ाई की बात कर लेते हैं, चौड़ाई जो है वो 106 1.06 है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 106 आ जाएगा। और ऊंचाई की जो बात करेंगे तो ये है 83.83 है ना, तो ये 83 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें से 6 घटाकर, मैंने कहा था लंबाई में से चौड़ाई में से 6 घटाकर इसमें से 3, क्योंकि इसका एक फलक नहीं है ऊपर का। कुल मिलाकर 6 फलक होते हैं हमारे पास, यहाँ पे 5 फलकों की बात की गई है, 2 लंबाई चौड़ाई के और 2 लंबाई के, 2 चौड़ाई के, 1 ऊंचाई का, तो कुल मिलाकर 5 हो गया। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये हो जाएगा भाई 1300, कितना हो जाएगा ये, सॉरी 1300 कह रहा हूं, 130। उसके बाद इसकी बात करें हो जाएगा 100, इसकी बात करें ये हो जाएगा 80, ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई 80 हो जाएगा। अब भाई लंबाई मिल गई आपको, चौड़ाई मिल गई, ऊंचाई मिल गई। अब आप 2 तरीके से इन्हें निकाल सकते हो। कैसे, पहला तरीका तो ये है कि अगर आप संपूर्ण पृष्ठ ले लो, संपूर्ण पृष्ठ 2LB प्लस BH प्लस HL, भाई संपूर्ण पृष्ठ है, इसमें से देखो ये तो 6 के 6 फलक का निकाला हमने, ये वाला जो है हमने 6 के 6 फलक का निकाल दिया पूरे का, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इसका एक फलक हटा दूं, हटाने का मतलब क्या है, इसमें से एक लंबाई चौड़ाई माइनस कर दूं, एक लंबाई चौड़ाई माइनस कर दो तो बात बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप यहां से 5 फलक का निकाल सकते हो। या दूसरा तरीका है, जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, मतलब कि मान लो कि आपके पास ये वाला हिस्सा नहीं है, ये वाला भी नहीं है, तो केवल 1 2 3 4 चारों दीवारों का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या, 2L प्लस B और इंटू H। ये तो 4 दीवार है, एक दीवार और जोड़नी पड़ेगी, यानी कि LB की मल्टीप्लाई। आप लोगों की मर्जी है कि आप इससे करना चाहते हो या इससे करना चाहते हो, ठीक है। अगर मैं इससे करूं, इस वाले से करूं, तो भाई 2L प्लस B 130 और 100, 130 और 100 हो गए हमारे 230, कितने हो गए भाई 230। ऐसे ही फिर गुणा में करेंगे H की वैल्यू कितनी है 80, ठीक है जी, L प्लस बी इंटू H, और प्लस LB का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 13,000 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा ये 13,000, 3 जीरो हो जाएंगे। अब अगर हम इसके गुणा करें तो 8 दूनी 16, तो 2 जीरो तो यही आ गई हमारी, तो 8 दूनी 16, 16 ते 48 का 8 का 80 लगे 4, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, कुल मिला के आ गया 36,800 में कितना ऐड करना भाई 13,000, ठीक है जी। जब ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा, इसे इधर लिख देते हैं, लो जी, ये आ जाएगा 0, उसके बाद 0 8 6 और 3 9, 4 और 3 और 1 4, 49,800 आ गया। यानी कि ये आपका जो है क्षेत्रफल निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है जी। ये क्या निकल गया आपका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब वो कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है 50 पैसे है। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है भाई वो 50 पैसे है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आधा पैसा आ जाएगी। तो हमें ये तो बताना था कितना था, 4 8 4 9 4 9 8 1 2, ठीक है जी, 2 जीरो आ गई, और गुणा में कितना आ जाएगा आधा, तो इसका आधा कर देते हैं, 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 नी 18 0 0, ये है पैसे, क्या निकले हमारे पैसे। और रुपए में बदलने के लिए 2 जीरो हटा देने के 100 से भाग कर दो, 249 रुपए लगेंगे उसमें। कितने रुपए लगेंगे भाई 249 रुपए कुल मिला के आपके लगेंगे, ठीक है जी। अगर आप उसके अंदर की साइड में पेंट करा देते हो, अंदर की साइड में। अगला क्वेश्चन ये है कि 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 इंटू 4, 1/3 इंटू 4 इंटू 5, 1/4 इंटू 5 इंटू 6। चलो, तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, 1/3 दूनी 6 कम 6, प्लस इसे लिख दूं 1/4 ते 12 दूनी 24, 1/24, इसे लिख दूं 1/5 चौक 20 तिया 60, और इसे लिख दूं 1/6 पंजे 30, 3 चौके 12 यानी कि 120, ठीक है जी। अब पूरे के एलसीएम की बात करें तो पूरे का एलसीएम 120 आ गया भाई, पूरे का एलसीएम आ गया। 6 से काटेंगे 20 बार जाएगा, 24 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 60 से काटेंगे 2 बार जाएगा,
और प्लस 120 से काटेंगे, एक बार जाएगा। सारे को जोड़ दो, 20 और 5 25, 2 27 और 1 28, 28 बटे 120, 28 बटे 120। जब काटोगे 4 सटे 28 और 4 तिया 12, यानी कि 7 बटे 30 आंसर आ जाएगा आपका। 7 बटे 30 ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इमारत से एक खिड़की जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है भाई, एक इमारत से एक खिड़की जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। खिड़की से जमीन पर एक बिंदु P का जो अवनमन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री है। तो मान लो भाई ये वाला है जो ये एक इमारत है, ठीक है, और ये है जमीन। तो यहाँ पर ना एक खिड़की है, यहाँ मान लेते हैं यहाँ एक खिड़की है। तो जब आप इस खिड़की से देखते हो ना, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है अवनमन कोण, ये 30 डिग्री है। अगर ये 30 होगा तो सीधी सी बात है ये भी 30 होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये है 10 मीटर ऊंची। अब वो कह रहा है 30 डिग्री है बिंदु P से, ये है बिंदु P, बिंदु P से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि ये वाला कोण जो है पूरा ये 60 डिग्री है भाई, ये पूरा 60 डिग्री है। अब वो कह रहा है कि इमारत की ऊंचाई कितनी है ये बतानी भाई हमें। तो एक काम कर लेते हैं ना, मान लो कि इसका जो आधार है ये A है, और देखो इसमें आधार है, इसमें लंब है, क्योंकि अभी हम इतना देख रहे हैं, इतना हिस्सा केवल, इतना ऊपर वाला नहीं, इतना 10 और A। तो आधार और लंब tan में आते हैं, तो हम लिख सकते हैं tan 30 का मान। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, यानी कि 10/A। आधार कितना आ जाएगा? यहाँ जाएगा A बराबर 10√3, यानी कि हम इस A की जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? 10√3। अब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो x है, ठीक है। तो पूरी जो इमारत की ऊंचाई हो जाएगी भाई ये वाली, ये हो जाएगी x + 10, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ठीक है, ये कितनी हो जाएगी? x + 10। तो अब इसमें लगाएंगे tan 60। tan 60 का मतलब होता है √3 लंब बटे आधार। लंब पूरा है कितना? x + 10 और आधार कितना है? 10√3। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 30 हो जाएगा, और ये 10 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और बराबर x। तो 30 में से 10 गए, कितना बचा? 20 और बराबर x। और आप लोगों से पूछा क्या था कि कुल ऊंचाई बतानी, इमारत की पूरी ऊंचाई। अगर हम यहाँ तक की बात करें तो ये तो खिड़की से ऊपर है, x की वैल्यू 20, तो पूरी ऊंचाई तो हम ये लेके चले थे x + 10, यानी 20 और 10 30, 20 और 10 30। आपका आंसर आ गया भाई। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पुराने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को मुश्किल ही किसी यूट्यूब चैनल पर मिले। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग इसे ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से समझो। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 0.3 भाग 0.6 गुणा 2/3, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है भाई। सरलीकरण का क्वेश्चन है तो इसे ना ऐसा कर लेते हैं, इसे काट देते हैं, 3 दूनी 6, 0.2 2 दूनी 4, इसे लिख दो 0.3 और बटे में लिख दो नीचे 0.4। ठीक है भाई, 0.3 लिख दिया, 0.4 लिख दिया, गुणा। अब इस वाले को सोल्व कर लेते हैं, इसे बाद में देखेंगे। वैसे कर देते हैं, इसे सीधा करके लिखोगे, इसे हटाकर ना सीधा गुणा करके 2 आ जाएगा ये। तो जब 2 आ जाएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 0.8 हो गया। 0.8 में 0.2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? पूरा 1.0 आ जाएगा, यानी कि 1 आ गया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं यहाँ तो इस पूरे की वैल्यू ना 1 है। इस पूरे की वैल्यू कितनी है भाई? 1। अगर इस पूरे की वैल्यू 1 है तो 0.2 की गुणा करनी थी बस ये इधर। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, लो भाई, 2 × 2 2 दूनी 4 आ गया। तो 0.3/2। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, लो पॉइंट हटाकर फिर यहाँ पर रख दो। ठीक है जी, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 1.5, पॉइंट इधर चल जाएगा, यानी कि 0.15 आ जाएगा। 0.15 0.15। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। 20 से भाग देंगे 3 को तो 0.15। ठीक है भाई, आगे जाओ। ये है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा PT वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। यदि PQ बराबर 30 सेंटीमीटर हो और वृत्त का व्यास 32 सेंटीमीटर हो, तब OP की लंबाई कितनी है? तो भाई हम एक वृत्त बना लेते हैं, है ना। हम बना लेते हैं एक वृत्त। ये है एक वृत्त, ठीक है जी, ये एक वृत्त है, और ये जो है यहाँ पे इसका केंद्र है O। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि एक आपने स्पर्श रेखा खींच ली भाई। आपने क्या किया कि एक स्पर्श रेखा खींच ली, ठीक है, ये बाहर की तरफ एक बिंदु से, लो जी ये रहा,
अब उसने कहा कि जो ये है ना, इसका नाम तो है P और यहाँ तक है T, लेकिन ये कहाँ पे स्पर्श कर रही, क्यों पे। ठीक है भाई। अब उसने कहा कि यदि P क्यों की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो, अगर ये कितना है भाई 30 सेंटीमीटर है, ये कितना है 30 सेंटीमीटर, तो उसने कहा कि OP की लंबाई बताओ। हमें ये वाली लंबाई बतानी पड़ेगी भाई, ये वाली लंबाई। अब ये वाली लंबाई निकालने के लिए एक बात बताओ, उसने जो दिया है वृत्त का व्यास 32 सेंटीमीटर दिया, अगर मैं इसे काट दूं 2 से तो ये त्रिज्या बन जाएगी, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 16 आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं अगर यहां से इस त्रिज्या को सीधा डाल लूं 90 डिग्री पे, कितना डाल लें 90 डिग्री पे, ठीक है जी। तो एक बात बताओ, अगर ये 90 डिग्री पे है तो ये कितनी रहेगी हमारे पास, केवल 16 रहेगी। कितनी रहेगी 16, क्योंकि त्रिज्या है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये आधार है और ये वाला लंब है तो कर्ण कितना निकल जाएगा, तो लंब का स्क्वायर इसे कर देते हैं हम सीधा सीधा पाइथागोरस लगा के, इसे लिख देते हैं 900, ठीक है भाई, और इसे लिख देते हैं 256, ठीक है। 256 और 900 हो जाएगा 1156, ठीक है। 1156 किसका वर्ग होता है, ये होता है 34 का वर्ग, यानी कि ये वाली जो वैल्यू होगी OP वाली लंबाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी 34, ये वाला। इसमें पाइथागोरस लगती, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने यहीं पे सोल्व कर दिया केवल ये कि कर्ण का स्क्वायर, देखो कर्ण का स्क्वायर निकालना था आपको, लंब का स्क्वायर 30 रखेंगे, 3 3 9, इसे रखेंगे 256 आ जाएगा 16 का, ठीक है जी। देखो 3 3 9 यानी कि 900 तो यहाँ आ गया, 16 का कितना आ गया 256, दोनों को जोड़ के लिखेंगे 1156 वाला रूट लगाएंगे तो किसका होता है 34 का होता है। ये आंसर क्लियर हुआ, ठीक है जी, आंसर समझ में आया। चलो, ये कह रहा है कि 9,000 रुपए को कुछ छात्रों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना है, ठीक है जी। क्या है कि 9,000 रुपए को कुछ छात्रों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है। यदि 20 छात्र और होते तो प्रत्येक को 160 रुपए कम मिलते हैं, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास जो थे वो X छात्र थे। अगर मैं एक छात्र की बात करूं कितने रुपए मिले, तो 9,000 को ऊपर रखूंगा मैं, यानी कि देखो कुल मिलाकर हमने 9,000 रुपए बांटे X छात्रों में, तो एक छात्र को पता लग गया कितने मिले। फिर दूसरा कह रहा है यदि मेरे पास 20 छात्र और होते हैं, यानी कि 9,000 रुपए बांटने थे, लेकिन अब की बार X में ना बांट के इसे लिख देंगे X प्लस 20 छात्र एक्स्ट्रा हैं तो X प्लस 20 में। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे जो है पैसा अब कम मिलेगा भाई, आदमी ज्यादा हो गए तो सीधी सी बात है पैसा कम मिलेगा। अब देखो इस वाले रुपए का और इस वाले रुपए का जो अंतर है वो भाई 160 रुपए कहा उसने। अधिक हो या कम हो, ज्यादा हो या थोड़ा, उसके बाद मतलब होता है अंतर। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि मेरे पास 50 रुपए हैं, आपके पास 30 रुपए हैं, तो इस बात का मतलब है कि आपके पास 20 रुपए कम है और मेरे पास 20 रुपए ज्यादा है, अंतर दोनों में 20 रुपए का है। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि जो अंतर है वो कुल मिलाकर जो है 160 रुपए का है, ठीक है भाई। अब 9,000 रुपए थे, यहाँ पे भी 9,000 रुपए थे। अब देखो यहाँ पे ना हम इसे पूरे को सोल्व करने के बजाय ना क्या करते हैं कि इसे हम ऑप्शन उठा लेते हैं, ठीक है। जिनका अंतर 160 आ गया उससे ही आंसर होगा। अगर मैं बात करूं जो पहले छात्र थे, यानी कि X की वैल्यू अगर हम 25 रखूं तो 25 रख देता हूं, तो 25 से काट दूंगा भाई, कितनी बार कटेगा 25 या 75, 25 छिक्का 150 0, 360 बार कटा है। और ये हो जाएगा 25 और 20 45, कितना आ गया भाई 45, 45 से काटूंगा 45 दूनी 90, 200, और 360 और 200 का जो अंतर है वो 160 रुपए है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि जो हमारा आंसर है वो 25 बच्चे थे शुरुआत में बच्चे थे 25, लेकिन होता क्या है आपने ना 20 बच्चे और बुलवा लिए, तो 25 वो और 20 वो, कुल मिलाकर अब बच्चे हो गए 45। कुल मिलाकर कितने बच्चे हो गए भाई 45। आगे देखते हैं, ये कह रहा है कि 301 से 399 तक की गिनती में अंक 3 कितनी बार आएगा। 301 से 399 तक की गिनती में अंक 3 कितनी बार आएगा। अब देखो मैं अगर इसे बिल्कुल बेसिक से बताऊं, बेसिक से समझाऊं, तो एक बात बताओ, पहले ना हम सैकड़े में देखते हैं। सैकड़े का मतलब होता है 100 वाले पोर्शन पे कितनी बार आएगा। तो भाई देखो सैकड़े में कहां से आता है, देखो 301 होगा, 302 होगा, तो कुल मिला के ये आ रहा है 399 तक, यानी कि 99 बार यहां तक आ गया। सैकड़े पे के स्थान पर जो अंक आया वो 99 बार आया। अब अगर मैं दहाई की बात करूं, दहाई की बात करूं, तो दहाई के बाद जैसे 30, 31, 32, तो ऐसे कुल मिलाकर आता है 10 बार, ठीक है जी। कुल मिलाकर कितनी बार आता है 10 बार। ऐसे ही अगर मैं इकाई की बात करूं, इकाई की, तो इकाई में यानी कि 3 और जी उसके बाद 13, उसके बाद 23, ऐसे ऐसे कुल मिलाकर जो आता है वो भी 10 बार आता है। तो ये वो देखो कितना हो गया है, तो ये हो गया पूरा 9,
9 और 1 10 और 1 11, कुल मिला के ये हो गया 119 बार। कितनी बार आया भाई? 119 बार आया 3 अंक। अब अगर आपसे डायरेक्ट भी करना चाहते हैं तो एक बात याद रखना हमेशा कि देखो भाई 300 से 1 से लेकर 399 तक, 99 तक तो ओरली आएगा, नॉर्मली आएगा 99 तक। तो अब कोई भी जो अंक होता है ना 1 से लेकर 100 तक, कोई भी अंक जो होता है वो कुल मिलाकर आपका 20 बार आता है। ठीक है जी, चाहे इकाई के स्थान पर हो चाहे दहाई के स्थान पर, यानी कि इकाई के स्थान पर होता है 10 बार और दहाई के स्थान पर होता है 10 बार। तो कुल मिलाकर 10 वो 10 और 10 20 बार आता है। कुल मिलाकर कितने बार आता है भाई? 20 बार। आगे आ जाते हैं। ये कह रहा है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 है, और साथ ही a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो c का मान कितना होगा? तो भाई एक काम करते हैं ना, हम ऐसे लिख देते हैं कि a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a, इसे लिख देते हैं। मान लेते हैं 6x था, इसे मान लेते हैं 7x था, इसे मान लेते हैं 8x था। अगर मैं इस पूरे को जोड़ दूं तो देखो एक ये रहा, एक ये रहा, यानी कुल मिलाकर जो a है वो 2 बार आया, b 2 बार आया, c 2 बार आया। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2a प्लस बी प्लस c और बराबर, इसे सारे को जोड़ूंगा 8 और 7 15, 15 और 6 21x। ठीक है जी। अगर a प्लस बी प्लस सी की बात की जाए तो a प्लस बी प्लस सी का मान उसने 14 दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी का मान 14 दे रखा है। तो मैं यहाँ रखूंगा 2 गुणा 14 और ये 21 इसके अपोन में आ जाएगा। लो भाई, और बराबर में आ गया x। x की वैल्यू पता लग जाएगी आपको, 7 × 21, 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4/3। ठीक है जी, 4/3। तो x की वैल्यू 4/3 है। हमें चाहिए मान किसका? c का। तो हम कोई ऐसी संख्या देखते हैं जहां पे c अवेलेबल ना हो। तो अवेलेबल किस में नहीं है? a प्लस बी में। तो भाई अगर मैं a प्लस बी का मान निकाल लूं, a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? 6 गुणा इस x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 4/3, 4/3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। कुल मिलाकर जो a प्लस बी है वो 8 आया। अगर a प्लस बी 8 है और a प्लस बी प्लस सी 14 दे रखा, भाई a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा? 14। बस 14 में से 8 घटा कर बताओ भाई, a प्लस बी में से a प्लस बी प्लस सी में से a भी हटा दो, कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। भाई 14 में से 8 गए, कितना बचा? 6। ये आपका आंसर आ जाएगा, 14 में से 8 गए 6। आगे देखते हैं भाई इसमें। देखो ये कह रहा है कि एक छात्र अपनी साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1.5 घंटे में स्कूल पहुंचता है। वापसी यात्रा के दौरान वह आधा घंटा विश्राम करता है और वह मार्ग चुनता है जो कि 1 किलोमीटर छोटा हो। उसकी साइकिल की गति कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए जिससे कि समान समय में वह घर पर पहुंच जाए? अब देखो एक लड़का था, उसने क्या किया कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने स्कूल गया, पहुंचा 1.5 घंटे में। तो 1.5 घंटे में अगर पहुंचा तो आपके पास दूरी समय है और आपके पास चाल है, समय और चाल दोनों हैं, तो कुल मिलाकर आप दूरी निकाल सकते हो। तो पहले तो ये देख लो कि दूरी कितनी है। तो दूरी निकालने के लिए मैं कहता हूं कि जो कुल दूरी है उसकी वो कितनी आ जाएगी? 8 × 3/2, और 8 × 3/2 का मतलब कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर। कुल दूरी जो है वो कितनी है भाई? 12 किलोमीटर है। ठीक है जी। अब देखो स्कूल तो पहुंच गया, जो बच्चा था वो स्कूल तो पहुंच चुका, लेकिन अब स्कूल जब वो चला गया उसे वापस भी तो आना था। जब उसे वापस आना था तो उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो पहले रास्ते से 1 किलोमीटर कम था। अच्छा, उसका रीजन क्या था? उसे चुनना क्यों पड़ा दूसरे वाला वो रास्ता? उसका रीजन ये था कि वो रास्ते में आता हुआ आधा घंटा विश्राम ले लिया, कहीं सो गया बैठ के। ठीक है, तो यानी कि जो उसे कुल दूरी तय करनी ना हो, अब उधर से आते हुए दूरी सेकंड पोर्शन में, तो उसे करनी 11 किलोमीटर की दूरी तय। लेकिन वो चाहता है कि 11 किलोमीटर की दूरी जो तय है ना, वो मैं उसी समय में पहुंचूं जिस समय में आया था। यानी कि अगर मैं 1.5 घंटे में आया था ना, तो मैं चाहता हूं कि मैं 1.5 घंटे में ही वापस पहुंचूं अपने घर। लेकिन आधा घंटा तो सो चुका भाई। जब वो आधा घंटा सो चुका, अभी तो उसके पास 1 घंटा बाकी है, यानी कि उसे 1 घंटे में अपने घर पहुंचना। 11 किलोमीटर के रास्ते पर पहुंचेगा वो, 1 घंटे पहुंचेगा, तो कुल मिलाकर जो उसकी चाल है वो हो जाएगी चाल 11 ही। चाल भी कितनी हो जाएगी भाई? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। अब अगर उसकी चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, पहली चाल उसकी कितनी थी? 8 थी, तो उसकी चाल तो बढ़ानी पड़ी, चाल बढ़ानी पड़ी ना। चाल कितनी बढ़ानी पड़ी? चाल बढ़ानी पड़ेगी 3, और जो वृद्धि होती है हमेशा छोटे वाले में होती है, कम वाले में होती है, यानी कि 8 में होगी, और प्रतिशत के लिए लगा देंगे 100। तो 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 से 75/2, 75/2 को बोलते हैं हम 37.5। ठीक है जी, 37.5%। यानी कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 37.5% की उसे अपनी चाल में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रही होगी।
अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, एक बात और बता दूं, अभी जो हमने क्वेश्चन किए इसमें कुल मिलाकर 19-20 क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक हमने 19-20 क्वेश्चन कर लिए। बाकी के जो क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें 37 से 40 क्वेश्चन के समथिंग है, तो आगे के जो क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें यार। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।